नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। वॉट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म की तरफ जो पहला हमारा कदम है वो क्या होना चाहिए, या पहला चरण हमारा क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमने इन गुरु को सुना, उनको सुना, ये किताब पढ़ी, वो पढ़ा, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगर हम चालू करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या करें। तो सबसे पहले तो जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अगर तकलीफ हो रही है शुरू करने में तो ये थोड़ा सा लाइट डाल सकता है उस पर। तो जब मैं ऑलमोस्ट 15 साल की उम्र का था तब पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी है मेरे अंदर, यानी भावनात्मक विकलांगता है। और जब भी मैं किसी भी लड़की को देखता तो लाजमी सी बात है, एक अट्रैक्शन सबको ही होता है, बट मुझे एकदम संसार दिखता। पेरेंट्स मेरे, मैं कई बार पहले जिक्र कर चुका हूं इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि पेरेंट्स मेरे जो थे, यानी जो मेरे माता पिता हैं, वो अपना व्यस्त थे। तो एक बहुत ही ज़्यादा एम्प्टीनेस या खालीपन या शून्यता थी मन के अंदर, और उसकी वजह से जो भावना है, यानी जो इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करते थे। तो एक नॉर्मल लड़के की जगह अब नॉर्मैलिटी की तरफ मैं जा रहा था। उस वक्त मेरे मदर फादर यंग भी थे, तो काफी उन्होंने एंजॉय भी किया अपनी अपनी लाइफ को, लेकिन वो तो एंजॉय करते थे पर मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। एक मेरा छोटा भाई है, उस वक्त वो 2004 में पैदा हुआ था। दैट ही वाज वेरी स्मॉल, और देखते देखते 18 साल का हो गया। मतलब यकीन नहीं होता कि एक बच्चा मैंने पहली बार जिंदगी में बड़ा होते हुए देखा। मैं उस वक्त था 12 साल का। आप सोचिए कॉन्शियसनेस कितनी अच्छी होगी। तो मुझे सब कुछ याद है, बिकॉज आई एम 90s किड। 1993 की मेरी जो पैदाइश है वो रही है, और आज भी मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं जहां था वहीं हूं, और दुनिया आगे बढ़ रही है, शरीर आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ ये ज़्यादा है बिकॉज साधना मार्ग में जब आप जाते हो तो थोड़ा सा आपको कटाव शरीर से आने लगता है, मतलब लिटरली, नॉट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। और वो कटाव ऐसा होता है कि आप शरीर में रहते हुए भी शरीर में डिटैच रहते हो। ये एक फील जो है वो जब आप मेडिटेशन में होते हो तब करते रहते हो विग्रेसली, क्योंकि मैं 7 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ। उसका भी मैं अभी बताऊंगा आपको कि मेडिटेशन क्यों है।
ध्यान करते करते क्या होता है कि जो लेयर्स हैं उनके बीच में गैप आने लगता है। अब जब गैप आता है तो आपको ऐसा एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो शरीर आगे बढ़ता जाता है। जैसे लोग जो ध्यान नहीं करते हैं उनके साथ सारा जो समस्या है वो यही है कि लोग सेंसेस का जुड़ाव और लोग जो चेतना है और जो इंद्री है और शरीर है वो बहुत बुरी तरीके से जुड़े हुए हैं, लिपटे हुए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि मुझे रस्सी बांध दी है किसी ने और रस्सी कस दी है। वेरएज जब आप साधना करते हो तो रस्सी जो पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक बंधी हुई है, आप इमेजिन करिए, वो ढीली हो जाती है। तो वही चीज हुई है मेरे साथ, और ये सबके साथ होती है। हर कोई व्यक्त नहीं कर पाता जो भी साधना मार्ग पे है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल में ढालने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो 15 की उम्र तक अगर आप देखें मेरे जीवन में, आज मुझे किस्सा याद है कि एक बार मैंने 2 बिस्किट आए थे तो दोनों बिस्किट खा लिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे मारा था, और मैं उस वक्त था 2009 की बात है, तो मैं 17 साल का था, 16 साल का था, शायद 16 का था कि 15 का था, 16 का ही था यार, 16 साल का। तो 17 तक तो मारा गया। तो एक बार 17 साल की बात है, मैं अपने मामा के लड़के के पास जा रहा था, उन्नाव कानपुर से। तो मैं साइकिल से निकल जाता था। तो क्यों जा रहा था उसका रीज़न ये था कि पता नहीं मेरी पापा से कुछ बहस हुई और पापा मेरे को मारने लगे। तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में पापा को धक्का दे दिया अपने, क्योंकि कुछ बिना बात पे मार रहे थे। मेरे पापा हैं थोड़े उस टाइप के। तो उस वक्त तो मारते रहे जब तक 17 का नहीं हुआ। 17 हुआ, गर्म खून होने लगा, वो भी डर गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़का बड़ा हो रहा है अब। तो घुटन थी, कभी अपने मामा के लड़के यहाँ चले जाऊं, हर हफ्ते में 2 बार वहां जाके एंजॉय करूं, छत पे बैठा रहूं अकेले, फिर उसके साथ एंजॉय करूं। वो बचपन एक निकल गया, क्योंकि बचपन में तो आपका जो पीनियल ग्लैंड होता है वो इतना कैल्सिफाइड नहीं होता। इसी वजह से लोग बचपन में जाना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं अपने अंदर। जैसे आप 25-26 के ऊपर जाते हो तो जो आप शरीर भी देखोगे स्टिफ होने लगता है और लचीलापन खत्म हो जाता है शरीर से। और माइंड में भी अगर आप देखोगे तो वो स्टिफनेस का एक रीजन है, पीनियल ग्लैंड जो है वो कैल्सिफाइड हो जाता है आपका। तो आपको सब कुछ होते हुए भी, शरीर में रहते हुए सब कुछ बेकार लग रहा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि आपको ये लगता है कि बाहर की वजह से हो रहा है, जबकि एक्चुअली शुरू से ही आपके अंदर की वजह से होता है वो। अगर ये एहसास हो जाए कि आपका अंतःकरण सही कर लिया आपने, तो आप जेल में भी बैठे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मैं अभी रिसेंटली रणवीर अलाहाबादी का एक पॉडकास्ट देख रहा था, बीच बीच में कभी कभी देख लेता हूं। उसमें संजय दत्त आया हुआ था। तो उसने बोला कि मैं जब जेल गया तो 2 महीने तक मैं बस होप करता रहा कि कुछ हो जाए, गवर्नमेंट का कुछ हो जाए, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी बीवी कुछ कर ले, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे बच्चे। तो जेलर आके बोलता है कि उम्मीद करना छोड़ दो। तो कहता है मैं उम्मीद करना कैसे छोड़ दूं, उम्मीद करना मैं कैसे छोड़ दूं। और 2 महीने के बाद जब उसने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे उम्मीद करना नहीं करना, तो ही स्टार्टेड होपिंग, नॉट होपिंग एनीथिंग, लेटिंग गो। अब देखिए कितनी बड़ी सीख है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि स्वीकृति एक बहुत बड़ी चीज है, एक्सेप्टेंस, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता।
क्योंकि लोगों का दिमाग बंद हो पड़ा है। संजय दत्त का जो एग्जाम्पल था वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी लर्निंग रही। ऑल्दो मैं बॉलीवुड एक्टर्स के जो चलन और नियम कानून है उससे मैच नहीं करता। तो उसने बोला होप करना छोड़ दो, जेलर ने संजय को। तो उसने होप करना जैसे ही छोड़ा, लाइफ सॉर्टेड आउट हो गई। एक्चुअली वो ये नहीं कह रहा था होप करना छोड़ दो, उसने वो ये बोल रहा था एक्सेप्टेंस छोड़ दो। इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टेशन, इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस। आपका हाथ कट गया, 6 महीने आपको दर्द साइकोलॉजिकल और फिजिकल होगा। फिजिकल तो आपको पट्टी लगा दी, खत्म हो गया दर्द आपका। अब जो दर्द है वो साइकोलॉजिकल होगा। हाँ ठीक है, आप चाय नहीं पी पाओगे, आप पेशाब नहीं कर पाओगे, आप मतलब डेफिकेशन नहीं कर पाओगे, ये लो मलमूत्र नहीं त्याग पाओगे, ठीक है दिक्कत होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? कि मेरा हाथ कट गया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। बलात्कार हो गया है, लड़की एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मेरे शरीर के साथ ऐसा हो गया, जबकि ब्लीडिंग हुई है और हो सकता है टाके वाके लगे हो सकता है कि वो हील हो गया हो 15-20 दिन में या महीने में, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा। वो दो पेन क्रिएट होते हैं, एक है आपका दिमागी और एक वो है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक्सेप्टेंस कर लो। देखिए किसी बलात्कार पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि आप एक्सेप्टेंस कर लो, लेकिन लेट्स नॉट गो इनटू द एक्सट्रीम सिचुएशंस। वहां भी आपको कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको रिवेंज चाहिए, अगर आप रेप विक्टिम हो, अगर आपको रिवेंज चाहिए तो हो सकता है आपको रिवेंज मिल जाए, उसके बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कभी ना कभी तो बॉडी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप पूरी जिंदगी एक ट्रॉमेटिक सर्कल में रह जाओगे। थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा जो लड़कियां सुन रही हैं यहाँ पे, या समाज जो है वो सुन रहा है, ये डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा लोगों को कि आप कह रहे हो एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, एक आदमी जेल में, एक आदमी का हाथ कटा है और एक आदमी रेप विक्टिम है। तीनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन क्योंकि रेप विक्टिम है, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो आप नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुरंत एक्सेप्ट कर लो, मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें 3-4 महीने हो गए तो कभी तो तुम बाहर आओगे ना उससे, उस ट्रॉमा से। 2 चीजें हैं, एक है मेरे बॉडी के साथ ये हो गया, एक है मुझे बदला नहीं मिल रहा है। दोनों अलग चीजें हैं, मैं बॉडी वाला बता रहा हूं। और ये बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है, क्योंकि आप शरीर बन के जी रहे हो। अगर आप एक क्षण भी ये समझ के जी सको कि आप शरीर नहीं हो, तो आप फिर बाहर हो पूरे गेम से। आप गेम में रहते हुए भी गेम में नहीं हो। आप पूरे टाइम अगर आप सिर्फ हाथ कटा, मैं हाथ कटा हो गया, मैं हाथ कटा हो गया, अगर यही आपके माइंड में चल रहा है तो आप पूरे टाइम शरीर से बाहर नहीं हो, शरीर ही हो, शरीर मान के चल रहे हो अपने आप को। तो संजय दत्त का ये डायलॉग था तो मुझे काफी अच्छा लगा, एक्सेप्टेंस, और मैंने सीखा। उसके बाद फिर जब बचपन में माता पिता मेरे जो हैं वो अपने कामों में व्यस्त थे, इमोशनल अटेंशन नहीं मिली, और अच्छी चीज है कि नहीं मिली, क्योंकि अगर नहीं मिलती तो पुश नहीं मिलता अध्यात्म की तरफ। क्योंकि अध्यात्म में जाने के लिए जिज्ञासा मार्ग है और कष्ट मार्ग है या दुखों का मार्ग है, और दुखी लोग जो है वो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं चीजें, क्योंकि वो वन पॉइंटेड फोकस ऑटोमेटिकली हो जाता है उनका।
जिज्ञासु लोगों का फोकस वन पॉइंटेड नहीं हो पाता क्योंकि उनके जिज्ञासा और भी जगह है, वो उनका अटेंशन खींचती है। इट इज लाइक कि कोई आपके पीछे सुई चुभो रहा है, तो आप उस सुई को पहले हटाओगे या पहले कहोगे 1 मिनट रुको जरा इंस्टाग्राम चलाने दो। तो जिज्ञासु लोगों के पीछे इंस्टाग्राम नहीं होता, वो सुई नहीं होती है, वो अपने मन के मुताबिक आए हुए हैं, ढकेले नहीं गए उसमें। तो इस वजह से जो वन पॉइंटेड फोकस है वो नहीं हो पाता। और अध्यात्म को डिसाइफर करने के लिए आपको वन पॉइंटेड फोकस चाहिए। मन को समझने के लिए आपको वन पॉइंटेड फोकस चाहिए। तो पहला चरण जो है स्पिरिचुअलिटी का है, वो मैं इसी वजह से ड्रैग कर रहा था, बिकॉज मैं बताना चाहता था कि बैकग्राउंड क्या रहा मेरा। फिर 18, 19, 20 साल, 23 साल तक आते आते मुझे एहसास हुआ कि बाहर कुछ नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ भी तुम कर लो, किसी भी प्रकार की साधना करते रहो। लोग कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस काम नहीं कर रही, अनंत ध्वनि काम नहीं कर रही मेरे ऊपर। मैंने कहा तुम करना क्या चाह रहे हो? कह रहा हूँ मुझे अकेला नहीं लगता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं इसमें आना चाहता हूँ। मेरा कोई काम नहीं चला तो मैं इसमें आना चाहता हूँ। मैंने कहा कि भाई तुम अकेले इस वजह से नहीं हो कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है और उसके बाद तुम अकेले हो। तुम अकेले इस वजह से हो क्योंकि तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है। तुम अकेले इस वजह से हो क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं है। तुम अकेले इस वजह से हो क्योंकि तुम्हारा कोई डिजायर पूरा नहीं हुआ है। तुम अकेले इस वजह से हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त नहीं है कोई। तो वजह अकेलेपन की क्या है तुम्हारे? चाह तुम संसार रहे हो, तुम संसार रहे हो, चाहत तुम्हारी संसार की है, और ड्रामे कर रहे हो अध्यात्म से रस निकालने के, तो फट जाओगे। इसी वजह से YouTube पे आप देखोगे नीचे लोग लिखते हैं कि कुछ नहीं काम करती, मैंने 3 महीने सुना। अबे काम क्या कराना चाहता? ड्रग्स है क्या वो? लोगों को हाई चाहिए, हाई। सदगुरु को देखेंगे लोग, मेरे को मैसेज करेंगे, इन्होंने तो बोला था कि आप कैनिबलिज्म अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो, गांजा पीने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो अष्टांगभवी महामुद्रा फॉलो किया, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा क्यों कर रहे थे? कह रहे थे मुझे गांजा क्रिएट करना अपने अंदर, कैनिबलिज्म क्रिएट करना अपने अंदर। मैंने कहा यही तो तुम लोगों के साथ गलती हुई। अमेरिका यही तो कर रहा है, और कर क्या रहा है? वही तुम लोग भी कर रहे हो। जब तक संसार में कुछ पड़ा हुआ है वो नहीं निकलेगा तुम्हारे माइंड से, इसको ध्यान से अच्छे से समझ लो। तब तक तुम दुनिया के कितने भी पैतरे आजमाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इसी वजह से कई लोग ये बोलते हैं कि 40 के बाद आना, पहले करियर बना लो, शादी कर लो, फिर आना अध्यात्म में। आपने सुना होगा संदीप महेश्वरी को बोलते हुए। वो एक रीजन ये भी है। तो ये आध्यात्मिक जगत हर किसी को, आई एम स्पिरिचुअल, ये जो ईगो है ये बनाना बड़ा अच्छा लगता है। हर किसी की बस की बात नहीं है ये। मेरे को एहसास हुआ कि औरत में प्यार नहीं है, औरत में सुख नहीं है। मेरे को एहसास हुआ। एक टाइम में मैं 17 साल का था, मैं खिड़की से बाहर जाता था, एक लड़की डांस कर रही थी, उसके लंबे बाल थे एकदम काले घने, बहुत सुंदर। ऐसा लगता था बस ये मिल जाए जिंदगी सेट है, ये मिल जाए जो जीवन है, जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो जाएगा, बस ये मिल जाए। साथ है, कोई बात करने के लिए चाहिए, किसी के साथ हक करने के लिए चाहिए, कोई प्यार करने के लिए चाहिए, कोई साथ में साथ चाहिए, कोई मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं, अपने इमोशन शेयर कर सकूं। ये एक फितूर था, ये एक फरेब था जो माइंड करता है आपके साथ। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये भी एक महामूर्खता है कि मेरे को सुन के आपने सोचा अच्छा इन्होंने तो बोल दिया प्यार में कुछ नहीं पड़ा तो अब मैं नहीं करूंगा। जो भी तुम्हारे डिजायर्स है, जो भी तुम्हारी चाहत है, इच्छा है, वासना है, उस इच्छा को व्यक्त करो। छोटे लेवल पे भी व्यक्त करके समझ जाओगे, बड़े लेवल पे व्यक्त करने की जरूरत नहीं है कि हमें प्राइवेट जेट चाहिए तो अब हमको 30 साल लगाने करोड़पति बनने में, उसके बाद हम ये रियलाइज कर पाएंगे प्राइवेट जेट खरीदने के बाद जो पार्थ कह रहा है।
लोग पता नहीं किस तरीके का दिमाग लगाते हैं मेरी बातें सुन के, बिल्कुल 1% दिमाग ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं और क्या सुन रहे हो कि अच्छा प्राइवेट जेट खरीदने का मन है तो प्राइवेट जेट, अरे तो प्राइवेट जेट मत खरीदो ना, बाइक खरीद लो। कार खरीद लो, आपको समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली ट्रैवल का आपको डिजायर है तो ट्रैवल निकालो, डिजायर ट्रैवल का, चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, मनाली चले जाओ, मसूरी चले जाओ, हाइकिंग पे चले जाओ, जाओ घूमो। यात्रा ही सब कुछ है अगर तुम्हारे लिए, तो यात्रा करो पहले। तो पहले इस चाहत को अपने बाहर, अंदर से बाहर निकालो, भाई संसार में कुछ है। जब मैंने एंट्री ली थी तो मेरे अंदर अच्छे से घुस गया था कि ये नहीं है, ये लड़कियों में प्यार नहीं है, और सबसे ज्यादा मुझे क्या चाहिए था उस वक्त, वही चाहिए था। तो एक टाइम माँ बाप से नहीं मिला तो लड़कियों पे चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा अब ये बंदी प्यार करेगी, ये लड़की जो है वो साथ देगी, कंफर्ट देगी, मुझे एक सपोर्ट देगी। दूसरी तरफ दोस्तों का भी जो डिजायर था वो भी निकल गया, क्योंकि 4 साल मैंने कुछ लोगों के साथ दोस्ती करी और 4 साल बाद वो अपना शादी करके निकल गए सब लोग, और मुझे 4 साल बाद ही रियलाइज हुआ कि इनको तो कोई वैल्यू ही नहीं है उस दोस्ती की। जितनी मुझे वैल्यू थी इनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद इतने अकेले नहीं थे, या उनके माइंड में कुछ और था, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, फिर मैं अकेले हो गया। 17 साल में एक लड़की से प्यार किया, उसने छोड़ दिया, फिर मैं अकेले हो गया। अकेले था, लड़की आई, लड़की ने छोड़ा, अब अकेलापन था, लड़की के जाने का गम था। फिर दोस्तों को बुलाया, अकेलेपन की वजह से दोस्तों ने साथ दिया, फिर वापस छोड़ दिया, फिर अकेले का गम था और दोस्तों के जाने का गम था। तो गम बढ़ रहा था, गम खत्म नहीं हो रहा था। जो दुख था, गम था, वो खत्म नहीं हो रहा था, वो नष्ट नहीं हो रहा था, वो गुणा हो रहा था। यात्रा का मुझे कभी कुछ था ही नहीं, तो इसलिए मैं यात्रा को ज्यादा बोलता नहीं हूं। लेकिन हो सकता आपको यात्रा का हो, आपको इन सब का ना हो, क्योंकि कई लोगों से मैंने बात करी, वो कहते हैं हमें भारत भ्रमण करना है, हम एक जगह टिक के रह नहीं सकते। मैंने कहा घूमो फिर। मैंने कहा तुमने घूम तो लिया, कई सब्सक्राइबर से मेरी बातें होती हैं फोन पे, व्हाट्सएप पे, तो पहले हिमालय में थे, फिर ऋषिकेश में थे, फिर गोवा चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, सब जगह जाते गए। मैंने कहा तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कह रहा है मैं एक जगह नहीं टिक सकता। मैंने कहा यही तो दिक्कत है। मैंने कहा अगर तुम एक जगह नहीं टिक सकते हो तो तुमने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी अध्यात्म में, क्योंकि अगर तुम एक जगह टिक ही नहीं सकते इसका मतलब तुम्हें कुछ बाहर की वासना है, और बाहर की वासना है तो अध्यात्म का आ भी नहीं चालू हुआ, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। क्योंकि बाहर की अगर वासना है तो पॉइंटेड फोकस अंदर रहेगा नहीं, पॉइंटेड फोकस बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बैठोगे, आप अंदर सोचते रहोगे मुझे मनाली जाना है, अरे यार अब तमिलनाडु चलते हैं, अरे दुबई चल सकते हैं, अरे यार वो लड़की मिल जाए, अरे यार इतने पैसे मिल जाए, अरे ये कार मिल जाए यार। ये अंदर बैठे बैठे यही सोचते रहोगे, तो किससे ड्रामे कर रहे हो? जब तक तुमको इस चीज का एहसास नहीं होता कि बाहर जो है वो कुछ नहीं है, इसका आभास नहीं होता है कि बाहर कुछ नहीं है, मुझे सुनो मत, मुझे सुन के नहीं, खुद से। और नहीं हो रहा है अगर, तो करते रहो, क्योंकि 99% लोग यही कर रहे हैं। जाओ मालदीव्स, अमीर हो जाओ, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ले जाओ, जाओ संभोग करो, मजे करो, यही तो जिंदगी, और क्या चाहिए?
टीवी पे जिस औरत को तुमने देखा वो औरत तुम्हारे पास खड़ी हुई है। और क्या चाहिए लोगों को? बड़े से बड़े गुरुओं को यही तो चाहिए। बोलेगा कोई नहीं। सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। शादी कर लेते हो, अपने पत्नी के तुम्हारे स्तन जो है वो छोटे लगते हैं, तो तुमको अब बड़े स्तन वाली कोई औरत चाहिए, तो तुमको वही वासना नहीं निकल रही तुम्हारी स्तनों को लेके। फिर कूल्हे चाहिए तुम्हें, उसके छोटे हैं उसके ज्यादा बड़े हैं, तो तुम्हारी वासना ही नहीं निकल रही कहीं से। शादी के बाद मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, तुम्हें वैरायटी चाहिए, भिन्नता चाहिए जिंदगी में। यू वॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। जैसे एक आदमी हिमाचल से ऋषिकेश जाता है, ऋषिकेश से गोवा जाता है, गोवा से दुबई जाता है, वैसे ही तुम एक औरत से दूसरी औरत की तरफ जा रहे हो। तो तुम्हारा ये एहसास ही नहीं हो पा रहा, आभास ही नहीं है तुम्हें। और जब मैं ये बात कई लोगों से करता हूं, अपने दोस्तों से, अगर मैंने ये बात छेड़ी तो वो पता है क्या बोलते हैं? अगर ये पॉडकास्ट अभी मैं अपने दोस्तों को भेज दूं या आपके दोस्तों को भेज दूं, वो क्या बोलेंगे? अभी बेटा तुमने स्वाद चखा नहीं है, कभी हमारे साथ आओ, एक रशियन लेते हैं, अब फिर देखो। यहां इंडियन में सब काला काला होता है, रशियन में सब गुलाबी गुलाबी होता है। मुझे पता है क्या डायलॉग चल रहे होते हैं। तुम्हें इनको पता ही नहीं। आप बड़े से बड़े किसी एंटरप्रेन्योर को भेजो, जो मेरे इस पॉडकास्ट को भेजो, वो कहेंगे इसको पता ही नहीं है, ये साला कुछ किया ही नहीं इसने, अभी इसको नहीं पता है कि क्या रस होता है। इसको अगर पता चल गया ना, ये खुद साला ढोंगी पाखंडी हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे मेरे को। मुझे पता है क्या बोलने वाले हो तुम लोग मेरे को, कि तो आपको नहीं पता भैया, आप एक बार आओ तो मेरे साथ, एक बार 2-3 पैक तो लगाओ। आपको क्या पता? ये वाली क्वार्टर पियो, ये वाली, इसमें लेमन बना के वो स्क्वीज बना के डालो, पता नहीं क्या नई नई कुछ पीना कोलाडा बनाओ। पता ही नहीं है इनको, पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? इनके पास पैसे ही नहीं है। अभी इनको पैसे दे दो, फिर देखो इनको क्या होता है। 20-30 लाख रुपए अगर कमाने लगे, खुद ही इनको वैरायटी चाहिए होगी। इनको क्या पता रशियन के साथ क्या मजा आता है। तो लोग ऐसे बात करते हैं। मुझे पता है क्या बात चल रही है, मुझे क्या पता है, मुझे मत बताओ। मुझे यह भी पता है कि अगर आप किसी भोग विलासी को भेजोगे तो वो क्या बोलने वाला है। वो यही बोलेगा, इनको नहीं पता। एक बार स्वाद लेना आके। मैं बैठा हूं कानपुर के लखैरों के साथ, दिल्ली के लखैरों के साथ मैं बैठा हुआ हूं। मेरा रोज का काम है, मेरा काम ही है। हम लाइव बैंड्स प्रोवाइड करते हैं पार्टीज में, हमारा बिजनेस ही वही है। हम हाई टियर BMW और ये रोल्स रॉयस वाले क्लाइंट्स के साथ ही डील करते हैं। ये मारुति सुजुकी वालों की औकात नहीं हमें बुलाने की, उनका वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वही लोग बुलाते ही हैं हमें, हाई टियर क्लाइंट्स, प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं हमारे, वो हमें बुलाते हैं। और मुझे पता है कि दारू के बाद क्या क्या बातें चल रही होती है, किस तरीके की। एक आदमी इधर से फेंक रहा है कि मैं भाई ये प्रॉपर्टी ले रहा हूं, या मैं यहां घूमने जा रहा हूं अपनी वाइफ के साथ। अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ पार्टी में। तो हम लोग गए थे हरियाणा, एक जगह है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वेन्यू है वो एक्चुअली। एक गूगल पे डालोगे अब मिल जाए, एक्सक्यूज मी। तो हम वहां पे गए, तो वहां पे दारू पार्टी चल रही थी। तो सेटअप वेटअप किया हमने, परफॉर्म किया। उसके बाद बोलते हैं आप भी पी लीजिए। तो बैठे, हमने कहा चलिए ठीक है पी लेते हैं थोड़ा बहुत। पिया। उसके बाद मैंने उनसे, मैं ऐसे ही करता हूं, मैं बहुत कमीना इंसान हूं, मैंने बोला कि सर ये बताइए कि मेरा एक दोस्त है, अब वो खतरनाक पी रखा था उन्होंने, और मेरा दोस्त है वो ऐसा कर रहा है कि उसको ना लाइक
कुछ मैंने ऐसे सजेशन उनसे कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पूछ रहा है। तो बोलते क्यों नहीं करनी चाहिए, शादी बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे नशे में थे और मतलब सामने BMW खड़ी हुई उनकी, और वो भी 3-4 2-3 1 करोड़ की नहीं, 3-4-5 करोड़ की रेंज थी। ठीक है, अब बैठे हुए क्यों नहीं करनी चाहिए, चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन सर ये बताइए अगर शादी करेंगे तो आपको नहीं लगता बंध जाएंगे? क्यों बन जाओगे? लाइक औरत, तो मैंने बताया कि मेरा एक कजिन है, उसकी जो औरत है वो जाने नहीं देती कहीं पे। तो उन्होंने कहा गलत किया, गलत कर रहा है। Day 1 से क्लियरिटी रखनी चाहिए कि भाई मैं ये करूंगा और मेरी तरफ तुम्हारा ये जो मैं वो पूरा करूंगा, लेकिन मैं ये करूंगा, आपको जाने दो और आप रिचार्ज कराओ। मैंने कहा रिचार्ज कराओ मतलब क्या? 3 बार लड़की को घुमाने ले जाओ, चौथी बार वो तुम्हें खुद कहेगी दोस्तों के साथ घुमाओ। मैंने कहा ये भी बात सही है, ये तो अच्छी बात बोली आपने। तो मैंने कहा सर ये बताइए, शादी का मन करता है, अट्रैक्ट होता है आदमी। मैं मुझे पता है मुझे नहीं चढ़ी है, फिर भी मैं बात कर रहा हूं। शादी भाई सर ये अट्रैक्शन होता है, ये उसका क्या करें, मतलब मन करता है किसी और के साथ भी करो ये वो, उसका क्या करें? तो क्यों, मतलब क्यों करना है? अपनी वाइफ के साथ रहो। पहले तो वो नहीं बोला, मैंने कहा सर वो मान नहीं रहा। मेरा दोस्त कह रहा है कि मतलब उसको थोड़ा सा है कि उसको वैरायटी चाहिए होता है जिंदगी में, लेकिन वो करना भी चाहता है क्योंकि उससे प्यार करता है वो। तो मत बताओ, सीधा उसने बोला। भाई साहब सीधा, मत बताओ। मैं कौन सा बताता हूं? मैं जाता हूं थाईलैंड, मसाज करवाता हूं, नहीं बताता। मत बताओ, बताना ही क्यों है? हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ठीक है यार, बात तो सही है आपकी, तो फिर चले गए। तो यही सब मैं करता रहता हूं। मैंने कहा आपको अभी भी एक नेक्स्ट लेवल पे हो, आपने शादी कर ली, आपके पास पैसा आ गया, अब आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए। वो नेक्स्ट लेवल में आपको ये लगता है कि अब मुझे क्या करना, वैरायटी चाहिए। अब वैरायटी के लिए आप अलग अलग कारें खरीद सकते हो, वहां पे दूसरी कार तो एक दूसरे से कुछ कहेगी नहीं। भाई आपने पहली कार खरीदी, वो तो कहेगी नहीं कि दूसरी कार क्यों ले आए। और वही वैरायटी आपको वाइफ में चाहिए होती, क्योंकि पैसा है। अब उस पैसे का क्या करे, खुजली हो रही है, चलो भैया 1 लाख रुपए की रशियन मंगाते हैं। और रशियन 1 लाख रुपए की ऐसी होती है, देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। चलो भैया क्या दिक्कत, करते हैं। और अगर मैंने ऐसे ज्ञान पे ले तो कहेंगे इसको नहीं पता, अभी इसको 2 लाख के रशियन के साथ बैठाओ तब पता चलेगा इसको। अरे घोंचू, तुम मेरे को 2 लाख के बैठाओ, 20 लाख के बैठाओ, मैंने अपने सिस्टम में वो आदतें ही नहीं डाली हैं। मेरा ब्रेकअप हुआ था 1.5-2 साल, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मुझे पता था कि अगर मैंने कर लिया ब्रेकअप के बाद किसी और के साथ सेक्स, तो मैं वापस उस हरकत में चला जाऊंगा। यही चीज मैंने करी थी जब मैंने पहली बार वोडका पी थी 2011 में। उस वक्त मैं छोटा था, तो मैंने वोडका पीना चालू कर दिया, और आज महीने की मेरी 2 या 3 हफ्ते में एक बार मेरा हो ही जाता है। वो भी ऐसा नहीं है कि मैं आधा पी रहा हूं, क्वार्टर मेरा हो जाता है। तो मुझे पता है कि मैं नहीं डालूंगा अब आदत दूसरी, क्योंकि मैं आई बिकेम कॉन्शियस आफ्टर 2016 कि मैं सिस्टम में क्या डाल रहा हूं अपने। लोग कहते हैं मटन खा लो, मछली खा लो, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैंने टेस्ट ही नहीं करना। क्यों टेस्ट करना है जब मैं ऑलरेडी अंडा खा रहा हूं, मेरी आदतें खराब हो रखी हैं, तो मैं क्यों खाऊं, दूसरी चीजें क्यों करूं? वो भी मेरी आदत खराब हो गई बचपन में, उसका भी मुझे गम है, रिग्रेट है। तो तुम कितना भी तुम मेरे को कहीं भी ले जाओ, मुझे कुछ अब आकर्षित कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अंदर का स्वाद मिल चुका है। क्योंकि मुझे पहले से ही एहसास हो गया था 23-24 में कि मैं दारू पी रहा हूं, हफ्ते में 1 बार अंडा खा रहा हूं, हफ्ते में 1 बार अंडा, तो वैसे हफ्ते में 1 बार नहीं है, थोड़ा सा कमी है, महीने में 1-2 बार हो जाता है, ठंड में थोड़ा ज्यादा रहता है। एक्सक्यूज मी।
कर मैं सब रहा हूं, लेकिन आज तक कोई चीज बढ़ी नहीं, मेरी क्वांटिटी बढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी आदत डाली थी उतनी पड़ी हुई। बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ाना है? नहीं बढ़ाना, क्योंकि तब तक मेडिटेशन जो है वो एंट्री मार चुका था मेरी जिंदगी में। अब मेडिटेशन काम कब करता है? जब आपको पता है कि बाहर आप दारू पी भी रहे हो, आप अंडा खा भी रहे हो, आप दुनिया की चीजें कर भी रहे हो, लेकिन आपको पता है कि इसमें मजा नहीं है। आप कर रहे हो क्योंकि आपकी एक सिस्टम में आदत जा चुकी है, और वो एडिक्शन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड एडिक्शन। हैबिट इज लाइक यू आर डूइंग इट एंड यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू हैव दैट मोमेंटम ऑफ लाइफ, कि हर महीने हर हफ्ते एक बार आपने दारू पी ली, एक मोमेंटम बन चुका है, तो मोमेंटम थोड़ा सा रोकना मुश्किल पड़ जाता है। एडिक्शन में नामुमकिन है। एडिक्शन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट जस्ट, आपको रिहैब चाहिए होगा उसके लिए। हैबिट इज लाइक कि जैसे अगर मुझे नहीं मिलती है तो मैं कोई, मेरी बॉडी तड़पने नहीं लगेगी या मैं तड़पने नहीं लगूंगा, दैट इज हैबिट। आप साइकोलॉजिकल, अगर आप हैबिट और डेफिनेशन, एडिक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो अलग अलग है दोनों की, साइकोलॉजी में भी। तो जब तुम्हें यही नहीं समझ में आया कि अंदर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, और तुम्हें सब बैठ के बात कर रहे हो, तुमको चलो स्वाद चखाता हूं, अरे मुझे क्या तुम स्वाद चखाओगे? उससे बड़ा स्वाद तुमसे मैं ज्यादा ले चुका हूं। एक योगी है, पहाड़ में बैठे बैठे मेडिटेशन कर रहा है, उससे ज्यादा स्वाद तुम नहीं चख पाओगे किसी का। उसके अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सब कुछ कनेक्टेड ब्रेन से ही है, और वो ब्रेन से ही, वो भी ब्रेन में ही उसकी एक्टिविटी हो रही है, आपकी भी एक्टिविटी ब्रेन में ही होती है। ट्रिगर पॉइंट बाहर है आपका, लेकिन रूल ये है, नियम ये है कि अगर बाहर ट्रिगर पॉइंट है तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आएगा। अगर आप खाना खा रहे हो प्लेजर के लिए तो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आपका मोटापा बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। आप नशा कर रहे हो, ज्यादा नशा कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लीवर में प्रॉब्लम होगी, किडनी में प्रॉब्लम होगी। आप सेक्स कर रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बहुत बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर आप ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन और ये सब करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके। तो बाहर से अगर आप ट्रिगर पॉइंट अंदर ले रहे हो तो कॉन्सिक्वेंस, प्लस वो बाहर का जो है वो बहुत बेकार है, वो प्लेजर पे है, वो एकदम फीका फीका मजा है। अंदर का जो ट्रिगर पॉइंट है वो आप साधना कर रहे हो तो अंदर भी एक रस रिलीज होता है। तो पहला कदम जो स्पिरिचुअलिटी का है वो ये एहसास करना है कि बाहर संसार में सुख नहीं है। नहीं तो आप तो भैया ये मिलियनियर के साथ बैठे हो, पता नहीं क्या क्या आपको सुंगा देंगे, पिला देंगे, खिला देंगे, कहेंगे ये बता, अब बताओ, कहेंगे वो सब छोड़ पार्थ, ये सब क्या, ये क्या लगाया रहता है भगवत गीता और ये आत्मज्ञान और ये क्या है। अरे मैं तुमको बताता हूं आज कौन सा ज्ञान अच्छा होता है। ये ले साइकेडेलिक ड्रग है, ये खा, डीएमटी खा, डीएमटी खा ले, डीएमटी खिला दिया भैया, अब बता कैसा लग रहा है? मजा तो आ रहा है। तो लोगों से आप बात करोगे वो कहेंगे तुझे पता ही नहीं है कि मजा क्या है, चल मैं बताता हूं मजा क्या है। वो 1.5-2 लाख रुपए के रशियन लाएंगे, आपके सामने खड़ा कर देंगे, आपको मजा आ गया, जबकि वो भी बाहर निकल चुका है सिस्टम से मेरे। क्यों निकल चुका है? क्योंकि मैं एक्सप्लोर करके देख चुका हूं। आप कितने प्रकार के ब्रेस्ट ले आओगे? कितने प्रकार के ब्रेस्ट होते हैं? आप अगर देखो तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 प्रकार के होते हैं। अब मैं टाइप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। बटक्स भी कुछ 8 या 10 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने सबका संभोग कर रखा है, लेकिन मुझे 1-2 में समझ में आ जाता है, क्योंकि मुझे यह पता है कि ये करने के बाद भी मेरी एनर्जी डाउन हो गई और फिर मैं उसी तन्हाई में चला गया। तो अल्टीमेटली मुझे उस तन्हाई को सॉल्व करना था, उस सफरिंग को सॉल्व करना था, वो तो कहीं से खत्म ही नहीं हो रही। तो ये फायदा क्या है ये सब करने का? ये तो 2 मिनट का सुख है, 15 मिनट का सुख है, 20 मिनट का सुख है, इसमें क्या मजा आएगा? और उसी लड़की के साथ आप बार बार करते रहोगे तो मजा आना बंद हो जाता है 3-4 महीने बाद। तो क्या बात की, क्या मजा है? व्हाट इज दिस? तो मुझे तो, मेरा तो तन्हाई खत्म नहीं हो रही ना, मेरी तो अकेलापन खत्म नहीं हो रहा, मेरा तो सपोर्ट सिस्टम जो है वो नहीं खत्म हो रहा। फिर आपने सच्चा प्यार किया,
आपने एक लड़की का साथ पाया जो आपको सपोर्ट देती है, आपको कंफर्ट देती है, आपसे बातें करती है, वो भी आपने एक्सप्लोर करके देखा, आपको समझ में आया यार ये भी, इसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये करने के बाद भी एक बेचैनी है, एक रेस्टलेसनेस है अंदर से, एक खालीपन है, वो तो भर ही नहीं रहा है। ऊपर ऊपर से सब सुखी दिखाएंगे अपने आप को, सामने देखोगे ऐसा लगता है यही ऐसा कपल बनना यार। कुछ क्रिकेटर्स हैं, उन क्रिकेटर्स की वाइफ को देखोगे आप कहोगे यार ये जोड़ी बड़ी अच्छी है, ऐसा बनना है। वो दिखाते ही नहीं कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके फाइट्स होते हैं, वो ये नहीं दिखाते। अभी रणवीर और दीपिका आए थे कॉफी विद करण पे, मैंने ऐसे ही लगा के देखा, मैंने कहा देखते हैं कि कितना फेकनेस है इनके अंदर, तो फेक दिखा रहे हैं। उस करण जौहर ने एक बार भी ये भी सवाल नहीं पूछा कि आपकी लड़ाई होती है क्या, क्यों नहीं पूछ रहे हो, सवाल ये है। वो लड़ाई क्यों नहीं दिखा रहे हो, वो हाईलाइट क्यों नहीं, हमें तो अच्छा दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है। उससे क्या होगा, लोगों में ऐसे ही माया पैदा हो रही और माया पैदा होगी। आहा, शादी हो तो दीपिका जैसी हो, दीपिका रणवीर, विराट अनुष्का जैसी शादी होनी चाहिए। आहा, मजा आ गया, जिंदगी यही जिंदगी, ये जिंदगी। वही लोग अगर ये दिखाने लगे कि क्या नेगेटिव हो रहा है, तब देखो मजा, तब दुनिया की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन ये माया और रीइंफोर्स करता है माया को, इसी वजह से तो लोग पगला चुके हैं। पुराने जमाने में भी यही होता था, राजा महाराजा यही करते थे। हीरे अशर्वियां, जमीनें, औरतें उनके आसपास रहती थी और वो ऐसा दिखाते थे हाँ हम तो कितने सुखी हैं, तो सबको लगता था अरे यार बनना है तो राजा बनना है। कुछ ऐसे राजा हुए, राजा जनक, कुछ ऐसे लोग हुए जो बाहर निकले, उनका यार ये गड़बड़ चल रही है कुछ इसमें। नहीं समझ में आया। तो ये दुनिया से अगर आप बात करोगे तो दुनिया उतना ही आपको बताएगी जितना दुनिया जानती है। दुनिया मैक्सिमम क्या जानती है, दुनिया कहती है कि सुख क्या है, वो रशियन लाख खड़ा कर देगा आपके सामने, ये सुख है। कोई BMW लाके खड़ा कर देगा, ये सुख है। कोई आईफोन ले आएगा, ये सुख है। आप अगर देखो जितने भी घोंचू लोग हैं वही आईफोन की घड़ी पहनते हैं। जिसकी असली औकात है ना, वो कभी आईफोन की घड़ी नहीं पहनता, वो और ऊपर पहनता है, वो रोल्स पहनेगा, क्या बोलते हैं ये, रोलेक्स पहनेगा, वो और ऊपर घड़ी पहनेगा। वो घड़ी उसकी हमेशा कभी आईफोन नहीं रहेगा। आप देखो शाहरुख खान के हाथ में देखो कभी आईफोन की घड़ी नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ कर ले जाएंगे और उनके माइंड में वही कंडीशनिंग बनी, आईफोन की घड़ी, आईफोन घड़ी, और आईफोन की घड़ी पहनने चालू कर। अरे घड़ी पहनना है तो और महंगी पहनो ना, और महंगी पहन के दिखा। 4 करोड़ की घड़ी पहनता वो शाहरुख खान, वो आईफोन एप्पल नहीं पहनता। आप देखो किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को देखो, इलॉन मस्क तो घड़ी पहनते ही नहीं है। मैंने घड़ी वाला जो सीन है ना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बड़ा देखा है, ये यूट्यूबर्स के हाथ में रहेगी घड़ी। अरे क्या दिखा रहे हो, उतार के पहन नहीं दिखा सकते? नहीं उतारना नहीं, क्यों उतारे भाई? वो घड़ी दिखा के तुम यही दिखा रहे हो कि तुम यहीं तक सोच सकते हो, क्योंकि एक्चुअली अमीरियत ये नहीं। अगर तुम्हें सच में अमीर दिखाना ही दिखाना है तो भैया 1 करोड़ 2 करोड़ की घड़ी पहनो, या फिर और थोड़ी महंगी घड़ी पहनो, लेकिन ये ना पहनो। आप कुछ अलग पहनो, यूनिक पहनो, रोल्स पहनो। खरीदो 10 लाख की घड़ी, दिखाना ही है तो 10 लाख की दिखाओ ना। ये क्या 50,000 रुपए की घड़ी दिखा रहे हो? घड़ी पहन लेंगे, हो गया भैया, देखो हम दिखा रहे हो, हमारी औकात है, हमें मजा आता है घड़ी पहनने। ठीक है, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर वही गेम खेलना है आप उस गेम को ही सही से खेल लो। अगर वही गेम खेलना है तो थोड़ा 50,000 घड़ी कर रहे हो, 3 लाख वाली खरीद लो, 4 लाख वाली खरीद लो। तो घड़ी अगर आपको पहनना ही तो जो सब पहनना है वो मत पहनो ना, क्योंकि वो तो वही है एक। देखिए होता क्या है, मिडिल क्लास आदमी आईफोन की घड़ी पहनता है, चाहे कितनी महंगी घड़ी हो, वो उससे ऊपर नहीं सोच पाता। जबकि घड़ियों की रेंजेस वहां से स्टार्ट ही नहीं होती है, उसके और ऊपर से स्टार्ट होती हैं घड़ियों की रेंजेस। 4 करोड़ की, 5 करोड़ की घड़ियां आती हैं। अब मुझे तो नाम भी याद नहीं है, कि अभी रिसेंटली ही एक शाहरुख ने एक पहनी थी, मैंने इंटरव्यू में देखा, याद नहीं आ रहा मुझे नाम क्या है।
तो अभी आपका वही नहीं दिमाग खत्म हो रहा कि घड़ी से दिमाग कैसे खत्म होगा। तो पहला जो स्टेप है वो यही एहसास करना है कि भैया बाहर कुछ नहीं है। अब वो एहसास ही नहीं हो, अब वो एहसास अगर आपको ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है तो उसमें जबरदस्ती मत करो। जब ये एहसास हो जाएगा कि बाहर कुछ नहीं है, तब ही आप उसके बाद आपके ऊपर अनध्वनि काम करेगी। नहीं तो अंदर एलिक्सर रिलीज करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो पहला स्टेप ये है एहसास करना। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।